Dear students, myself Meenakshi Mrinal Kumar, Department of Political Science, Boys Section, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्रुप स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट यानी पहला चैप्टर जो था हमारा, उसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे थे। पहला चैप्टर था हमारा राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्याएं, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया था, देखा था, और आज हम इसी चैप्टर के और भी क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके आंसर को जानेंगे। तो ग्रुप ए जो आपका आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे कहा जाता है, मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स, इसको हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन है पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थीं? क्वेश्चन एक बार फिर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थीं? जिसमें ऑप्शन है आपका ए है समायोजन और एकता की, बी है लोकतंत्र की स्थापना की, और सी है विकास और जन कल्याण की, साथ ही डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका सही आंसर जो है ये होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। यानी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा है, देखा है कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारत के सामने जो चुनौतियां थी वो था समायोजन और एकता की भी, लोकतंत्र की स्थापना की भी, और विकास तथा जन कल्याण की भी। तो ये तीनों बातें हमारे सामने, भारत के सामने एक चुनौतियों के रूप में थी। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत के विभाजन के बाद सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी? 1947 में भारत के विभाजन के बाद सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी? इसमें ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अखंडता की, ऑप्शन बी है उद्योग की, ऑप्शन सी है जनसंख्या की, ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय अखंडता की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छोटे राज्य के भारत में विलय के समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्वेश्चन एक बार फिर, छोटे राज्य के भारत में विलय के समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद जिन्ना ने, और ऑप्शन डी है महाराजा हरि सिंह ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल,
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ का अधिग्रहण कब हुआ था? जूनागढ़ का अधिग्रहण कब हुआ था? ऑप्शन ए 20 फरवरी 1948, ऑप्शन बी 20 फरवरी 1949, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1950 और ऑप्शन डी 20 फरवरी 1952। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए 20 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का विलय कब हुआ था? हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? ऑप्शन ए सितंबर 1947, ऑप्शन बी सितंबर 1948, ऑप्शन सी सितंबर 1949 और ऑप्शन डी 1950। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। इसका आंसर है ऑप्शन बी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग आंध्र प्रदेश राज्य का उदय किस वर्ष हुआ था? अलग आंध्र प्रदेश राज्य का उदय किस वर्ष हुआ था? इसमें ऑप्शन है ए 1952 में, बी 1956 में, सी 1957 में और डी 1959 में। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा भी है, इसकी चर्चा भी की गई है और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका सही आंसर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का उदय ऑप्शन बी 1956 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग तेलंगाना राज्य का उदय किस वर्ष हुआ? अलग तेलंगाना राज्य का उदय किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए सन 2000 में, ऑप्शन बी सन 2007 में, ऑप्शन सी सन 2012 में और ऑप्शन डी सन 2014 में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सन 2014 में। इसके पहले हमारे भारत में सन 2000 के अंतर्गत 3 राज्य की स्थापना हुई थी। 3 राज्यों को अलग राज्य का दर्जा मिल चुका, जिसमें थे झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़। लेकिन तेलंगाना राज्य हमारे देश का 29वां राज्य बन गया और इसकी स्थापना सन 2014 में हुई थी। तो इसका आंसर जो है
ऑप्शन डी सही होगा, यानी सन 2014 में तेलंगाना राज्य का उदय हुआ और तेलंगाना राज्य के उदय के साथ हमारे देश की राज्यों की संख्या 29 हो गई। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इतने सारे क्वेश्चन के आंसर देखे। अब हम देखेंगे थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, है ना। इसमें आप 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें पहला जो था एक क्वेश्चन है वो है राष्ट्र का अर्थ बताइए। पहला क्वेश्चन है राष्ट्र का अर्थ बताइए। राष्ट्र, इसका आंसर में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। राष्ट्र एक ऐसा जनसमूह है जो विशेष रूप से भाषा, रीति रिवाज के द्वारा समान सभ्यता से बंधे हुए होते हैं, जिसमें अन्य सभी विदेशियों से अलग एकता की सुदृढ़ भावना पैदा होती है, जिसको राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। जैसे अब ये सब क्वेश्चन के आंसर ग्रुप सी और डी के लिए अगर पूछे जाएंगे तो आपको इसी को पूरे विस्तार से बताना होगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो हर ग्रुप में अलग अलग हैं, है ना। आपको पहले ही बताया गया है कि किस तरह से सारे ग्रुप के आंसर को वर्ड लिमिट में पूरा करना है। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप समझिए कि उस क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस ग्रुप से पूछा गया है और उसको आपको किस तरह से पूरे आंसर को करने हैं। तो ग्रुप के आधार पर आप वर्ड लिमिट को देखते हुए अपने आंसर को आप पूरा करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है राष्ट्र के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। अगर यही क्वेश्चन आपके जैसे अभी इसमें आपसे पूछा गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है ये, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये आपको डिटेल्स में या ग्रुप डी के लिए पूछा जाएगा तो जो भी इसके तत्व हैं आप उनके विस्तार से उनको समझाएंगे। तो पहले तो हम इसमें देख लें शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन में कि राष्ट्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। मुख्य तत्व हैं राष्ट्र के नस्ल की समानता, समान धर्म, भौगोलिक एकता, भाषा, संस्कृति, परंपराओं की समानता, समान इतिहास, समान हित और समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं राष्ट्र के प्रमुख तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण के 2 तत्व को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण के 2 तत्व को लिखिए। इसमें आप लिखेंगे, आपके आंसर होंगे इस तरह से मातृभूमि के प्रति श्रद्धा की भावना, और दूसरा भाषा, संस्कृति और परंपराओं की समानता। पहला है मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा की भावना और दूसरा है भाषा, संस्कृति और परंपराओं की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के समय किन 2 बातों पर सबकी सहमति बनी थी। आज़ादी के समय किन 2 बातों पर सबकी सहमति बनी थी। तो इसके आंसर है पहला है आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक तरीकों से चलाया जाएगा, इस बात की सहमति बनी थी। और दूसरा था सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। तो ये 2 बातों पर सबकी सहमति बन गई थी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत के सामने पहली चुनौती क्या थी? आज़ादी के बाद भारत के सामने पहली चुनौती क्या थी? इसका आंसर होगा, भारत के सामने पहली चुनौती ऐसे भारत का निर्माण करने की थी जो एकता के सूत्र में बंधा हो और जिसमें विविधताओं के लिए कोई जगह न हो। चूँकि हमारे भारत के सामने, हमारे भारत के अंतर्गत बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन ये क्या था, सारी विविधताओं के होते हुए भी हमारा भारत एक है, एक सूत्र में बंधा है, जिसका निर्माण करना ही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे पहली चुनौती के रूप में सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सामने दूसरी चुनौती क्या थी? आंसर होगा इसका, भारत के सामने दूसरी चुनौती लोकतंत्र कायम करने की थी। नेक्स्ट है, भारत के समक्ष तीसरी चुनौती क्या थी? तो इसका आंसर होगा, भारत के समक्ष तीसरी चुनौती ऐसे विकास की थी जिससे पूरे समाज का भला हो या ना हो, भला हो न कि कुछ एक वर्ग का। यानी यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि भारत के समक्ष जो तीसरी चुनौती थी वो ये थी कि ऐसे विकास की व्यवस्था हो जिसके आधार पर हमारे देश में जो विविधता वाली बातें जो थी, सभी समाज के यानी पूरे समाज का भले के लिए काम होना ही तीसरी चुनौती की बात आई थी सामने। यानी कितना भी हम कह लें, लेकिन सभी विविधताओं के बावजूद भी हमारे पूरे समाज का भला हो सके, ये तीसरी चुनौती के रूप में सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था? चूँकि हम लोग इस चीज़ों को देखा है, हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर के अंतर्गत। जो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था, इसके आंसर में हम लोग देखेंगे कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिन्हें एकता के सूत्र में बांधना बहुत ज़्यादा कठिन था, है ना। तो ये एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिनाइयाँ सामने आ रही थी? क्योंकि हमारे देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है और इन विभिन्नताओं से भरा होने के बावजूद हमारे देश की जो अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृति हैं, धर्म हैं, इन सबों को एक सूत्र में पिरोना, एक सूत्र में बांधना बहुत बड़ी कठिनाइयाँ के रूप में सामने उभर कर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ, पट्टी श्री रामुलु कौन थे? आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी कभी कोई विद्वान के, कोई दार्शनिक के, कोई महापुरुष का नाम लेकर के पूछा जाता है, तो उसको भी आप जिससे संबंधित हैं उसको बताइए आप। जैसे पट्टी श्री रामुलु कौन थे? ये कौन थे? इसके आंसर में आप लिखेंगे पट्टी श्री रामुलु एक गांधीवादी थे
जिन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया था और इस अनशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जब आंध्र प्रदेश के को अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी और इस समय इन्होंने, जो कि गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, और इन्होंने अलग राज्य के लिए आमरण अनशन किया था और इस दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके पश्चात भारत में आंध्र प्रदेश राज्य बना था। अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन। राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य है ना? एक क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य है? इसके आंसर में आप लिखेंगे कि राष्ट्र निर्माण एक व्यापक धारणा है। यह राष्ट्र का निर्माण से तात्पर्य है कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में विभिन्न समूहों को एक क्षेत्रीय एकता में संगठित करने की प्रक्रिया और उसकी राष्ट्रीयता की पहचान स्थापित करना तथा राष्ट्रीय केंद्रीय सत्ता की स्थापना करना। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण से अभिप्राय लोगों में ऐसी राष्ट्रीय चेतना का विकास करना होता है जो कि देश में निवास करने वाले भिन्न भिन्न जाति, नस्ल, धर्म आदि से संबंधित और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति एक ही राष्ट्र के निवासी होंगे तथा वे अब सभी एक समान हैं। पूरे राष्ट्र में एक ही सर्वमान्य राजनीति सत्ता है जिसे मानने के लिए व्यक्ति प्रतिबद्ध है। ठीक उसी प्रकार राजनीतिक सत्ता जो होती है वो राष्ट्र में निवास करने वाले सभी लोगों के विकास, उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होती है। राष्ट्र के विकास के लिए एक सुदृढ़ता में व्यक्तियों का विकास और उसकी शक्ति सम्मिलित होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण के तहत सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी भाषा भाषी देश के अंतर्गत जितनी भी विभिन्नताएं हैं उन सभी व्यक्तियों का विकास एक समान हो और उनका विकास एक समान हो। इसे ही राष्ट्र निर्माण की बात को रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था? जब हमारे देश को स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता मिली थी, उसके पूर्व ये द्विराष्ट्र सिद्धांत उभर कर बहुत सामने आ गया था। ये क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप लोग देखेंगे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या मतलब था, क्या अर्थ था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुख्य संस्थापक सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू विवाद के कारण 1867 में एक द्विराष्ट्र सिद्धांत को पेश किया था। इसको पेश करने वाले कौन थे? जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुख्य संस्थापक थे सैयद अहमद खान। इन्होंने ही इसको द्विराष्ट्र सिद्धांत को पेश किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की संयुक्त राष्ट्रीयता के सिद्धांत का निरादर किया गया, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदू और मुसलमान को भी विभिन्न राष्ट्र करार दिया गया था।
विभिन्न जो हमारे संप्रदाय थे, विभिन्न राष्ट्र का इसको बताया गया था। फिर था मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं। इसी सिद्धांत पर 1947 में भारत का विभाजन किया गया था और भारत व पाकिस्तान को दो राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो उस समय की ये बात थी जब द्विराष्ट्र सिद्धांत ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरफ से ये पेश किया गया था कि बहुत सारे जो द्विराष्ट्र सिद्धांत हैं ये सिर्फ हिंदी और उर्दू विवाद के कारण ही इस तरह की बात सामने आई थी। फिर हम इसमें देखेंगे और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग जैसे फर्स्ट चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन और आंसर कर लिया गया है, तो इसके पश्चात हम लोग इसमें लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स को भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। Dear students,